बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। दोस्तान मोहतरम, आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक बेनामीदार जो ऑस्टेंसिबल ऑनर भी होता है वो ट्रांजैक्शन क्या होती है। सपोज बेनामी ट्रांजैक्शन में ओरिजिनल ऑनर इस कोई और होता है और जिसके नाम पे इंतकाल वगैरह या टाइटल होता है वो एज अ बेनामीदार एज अ ऑस्टेंसिबल ऑनर उसका एज अ ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है, लेकिन ओरिजिनल ऑनर कोई और होता है। अब बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है। सपोज ए इन इस फॉरेन कंट्री में है और वो चाहता है कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदे, लेकिन चूंकि वो खुद नहीं आ सकता, वो बाहर से अमाउंट भेजता है और अपने कज़न को कहता है कि मेरे लिए ये प्रॉपर्टी खरीद लो और तुम एज अ बेनामीदार हो के, और मैं जब आऊँगा बाकी सेटलमेंट हम कर लेंगे। तो बी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको अपने नाम पे करवा देता है और सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन, इसको हम बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं, जहां पे ओरिजिनल ऑनर और होता है और जो ऑनर एग्जिस्ट कर रहा होता है वो एज अ बेनामीदार होता है और वो एज अ ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है। बेनामीदार ही ऑस्टेंसिबल ऑनर होता है। लेकिन सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इसके आगे की बात है। ये जो बात है ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। सबसे पहली बात कि इस बेनामी ट्रांजैक्शन पे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसको कैसे प्रूव किया जाएगा, ये एक अलग चीज है। और यही बेनामीदार अगर इसको फर्दर ट्रांसफर कर दे किसी थर्ड पार्टी को तो यहाँ पे सेक्शन 41 रेलेवेंट आ जाएगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऑस्टेंसिबल ऑनर फर्दर सेल कर सकता है तो किन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन रिक्वायरमेंट्स को वो मद्देनजर रखते हुए फर्दर सेल करेगा और थर्ड पार्टी को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये इस पे मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 2, उसमें ये डिस्कस करूंगा। आज की मेरी ये वीडियो है कि अगर हमारी एग्जांपल में ए ने कहा बी को कि तुम मेरे लिए एक प्रॉपर्टी खरीदो, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूं। अब बी इन फ्यूचर इस ट्रांजैक्शन से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं ही इसका सोल ऑनर हूं और ये जो ए है इसने मुझे कोई पैसे नहीं भेजे, ये इसका ऑनर नहीं है, इसका इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ए को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए। इस पे मैंने सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स पढ़ी हैं और तमाम जजमेंट्स पे में 4 पॉइंट्स जो बताए गए हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो ए है जो कोई चीज़ असर्ट कर रहा है उस पर ये डिपेंड है कि वो इन चीज़ों को प्रूफ करे। अब सबसे पहली बात बर्डन ऑफ प्रूफ, जाहिर बात है बर्डन ऑफ प्रूफ वो जो है वो जो असर्ट करेगा, इस पर जनरल रूल है, वही इसको प्रूफ करेगा। तो ये इस केस में जो पैसे भेज रहा है वही प्रूफ करेगा कि हाँ मैंने ये पैसे भेजे हैं और मैं सोल ऑनर हूँ और ये जो मेरा कज़न है, जो मेरा रिश्तेदार है, जिसको भी पैसे देंगे, ये इस पे एक बेनामीदार है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट। जो सोल ऑनर है उसको ये प्रूफ करना होगा कि ये मैंने अमाउंट भेजी है पाकिस्तान बाहर से। अब उसको प्रूफ करने की मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। वो उसने ज़ाहिर अगर बाहर से पैसे भेजे हैं तो वो बैंक्स की रसीद वगैरह लगा सकता है अपनी एविडेंस में कि ये देखें कि ये फ़लाँ डेट को मैंने ये इतनी अमाउंट भेजी थी और इस वक्त तो ये जो बी बेनामीदार है इसके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं थी और ये मैंने इसको पैसे भेजे हैं। अगर सपोज कोई हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो दोनों बंदे पाकिस्तान में ही हैं और उसमें वो सोल ऑनर विटनेसेस को ला सकता है, विटनेसेस बता सकते हैं कि ये इस हमारे सामने पैसे दिए थे इस बी को, बेनामीदार को, और बेनामीदार ने इन पैसों पर ये प्रॉपर्टी खरीदी है। जो भी बात होगी जो वो फैक्ट्स पे डिपेंड करती है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा सोल ऑनर को कि मैंने सोर्स ऑफ पेमेंट उसको प्रूफ करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, फ्रॉम हुज कस्टडी द ओरिजिनल टाइटल डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिकवर्ड। कि सेकंड थिंग ये है कि किसकी पोजेशन से, किसकी कस्टडी से जो एविडेंस है, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो आए हैं। देखें अगर बी बेनामीदार भी है तो वो बेनामी की ट्रांजैक्शन करने के बाद भी वो डॉक्यूमेंट्स सोल ऑनर को ही देगा कि भाई आप ही इसके
ऑनर हो तो ये लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें। अगर वो डॉक्यूमेंट्स सोल ऑनर की कस्टडी से आते हैं एविडेंस में, तो फिर तो वो प्रूफ हो गया कि यही इसका दूसरा पॉइंट भी प्रूव हो गया कि यही सोल ऑनर है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं बेनामीदार की कस्टडी से, तो ये प्रूव होता है कि ए जो है वो सोल ऑनर नहीं है, बल्कि ये बेनामीदार नहीं है, बल्कि यही सोल ऑनर है। तो दूसरी चीज जो सोल ऑनर है उसको ये प्रूफ करना होगा कि उसकी कस्टडी से, उसकी पोजेशन से वो डॉक्यूमेंट्स उस प्रॉपर्टी के एविडेंस में आने चाहिए। अब थर्ड थिंग, हु इज इन द पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी। सूट प्रॉपर्टी जो है वो किसकी पोजेशन में है, और इसमें भी लाजमी है कि पोजेशन जो होनी चाहिए वो सोल ऑनर के पास होनी चाहिए, ना कि वो बेनामीदार के पास होनी चाहिए। अगर बेनामीदार के पास हुई तो वो फिर डाउट क्रिएट करेगी। लेकिन इस पे एक जजमेंट है, वो इट हैज बीन प्रूव्ड थ्रू टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ ओरिजिनल ऑनर। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है, ऐसे भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल ऑनर है वो खुद अपनी मर्जी से ये कहता है कि बेनामीदार को कहता है आप ही इसकी पोजेशन भी रखो और आपके पास ही ये पोजेशन हो और आप ही इसकी देखभाल करो, कल मुझे जब जरूरत हुई तो मैं ले लूँगा। अगर ये बात विटनेसेस की शहादत से ये प्रूव हो जाती है कि बेनामीदार ने कंसेंट के साथ, जो ओरिजिनल ऑनर है उसने कंसेंट के साथ पोजेशन दी है बेनामीदार को, तो फिर ये चीज़ सोल ऑनर को अफेक्ट नहीं करेगी। जनरल रूल यही है कि पोजेशन सोल ऑनर के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर सोल ऑनर की कंसेंट के साथ और ये बात विटनेसेस प्रूफ कर दें कि कंसेंट के साथ ये प्रॉपर्टी बेनामीदार को दी गई है कि वो इसकी देखभाल करे, तो ये चीज़ फिर अफेक्ट नहीं करेगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज मोटिव फॉर द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मोटिव क्या था, क्यों जो फॉरनर था उसने खुद प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी, उसने बेनामीदार को क्यों बनाया, क्या मोटिव था। अब इसमें डिफरेंट मोटिव हो सकते हैं। बेसिक मोटिव होता है कि कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए बना देते हैं, दूसरे शख्स को उसको कह देते हैं कि आप मेरी जगह प्रॉपर्टी खरीदो। हमारे केस में ये भी हो सकता है कि एक शख्स फॉरेन में है तो वो अब 4 साल बाद 5 साल बाद बाहर से आएगा तो उसको अभी प्रॉपर्टी चाहिए ताकि वो घर बनाए, तो ये भी एक मोटिव हो सकता है। डिफरेंट मोटिव हो सकते हैं, तो मोटिव भी बताना होगा कि क्यों बेनामीदार को पैसे भेजे गए हैं। तो ये थी 4 मेन पॉइंट्स जो सोल ऑनर को प्रूव करने होंगे, और इस पे डिफरेंट जजमेंट्स हैं। 1991 SCMR 703 ये बेसिक जजमेंट है, जिसके बाद बाकी सारी जजमेंट इस पे रिलायंस करती हैं। इसके बाद है 2005 SCMR पेज 577। इस जजमेंट में ये 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। इसी तरह जो मैंने पोजेशन की बात की थी कि पोजेशन विद कंसेंट हो, तो उस पे ये जजमेंट है PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 829। तो ये हमारी जजमेंट है। अब इस पे बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट 2017 भी आ गया, जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है। लेकिन ये बिजनेस मैटर्स और नैब के मैटर्स तक तो ये बात है, लेकिन जो अमूमन फैमिलीज में बेनामी ट्रांजैक्शन होती हैं वो अभी भी चल रही हैं, और उस पर लेटेस्ट जजमेंट भी हैं। इस एक्ट के बाद भी जजमेंट्स मौजूद है जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन हुई हैं। अगरचे बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट 2017 आ गया है जिसमें बेनामी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ट्रांजैक्शन होती हैं, और उसको प्रूफ करने के लिए यही 4 रिक्वायरमेंट्स हैं कि सोल ऑनर को ये 4 रिक्वायरमेंट्स प्रूफ करनी होगी। अगर वो नहीं प्रूफ करेगा तो फैसला उसके हक में नहीं होगा, और फैसला बेनामीदार को सोल ऑनर डिक्लेयर किया जाएगा कि यही है, और ये जो सोल ऑनर है ये झूठ बोल रहा है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। दूसरी वीडियो में मैं इसकी फर्दर बताऊंगा कि अब ये बेनामीदार जो है ये अगर फर्दर सेल कर देता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और थर्ड पार्टी को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।